हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 के साथ। देखिए बेटा, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ पर हमारा अब री इशू का टॉपिक शुरू हो जाएगा। देखिए, री इशू क्या होता है पहले हमें ये समझना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट की बात की जा रही है री इशू के टाइम पर, इसका क्या मतलब है। तो चलिए पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है। आपको अभी तक इतनी बात तो समझ में आ गई है कि इशू हम लोग शेयर्स को कैसे करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स कैसे होते हैं, ये हमें मालूम चल गया। इशू होने के बाद आपको अब यहाँ पर कहाँ कहाँ पर कॉल्स इन अरियर आ सकता है, या कॉल्स इन अरियर जब आएगा तो आपको उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये भी आपको मालूम है बेटा। कॉल्स इन अरियर अगर आता है तो उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम लोग इन्वेस्टर के, जिसने कॉल्स इन अरियर किया, उसके शेयर्स को फॉरफिट भी कर सकते हैं। ये भी आप लोगों को मालूम चल गया। फॉरफिट करने का मतलब क्या है बेटा, कि हमने उनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया, राइट। अब शेयर्स को कैंसिल तो कर दिया, शेयर को कैंसिल करने से क्या होता है बेटा, शेयर को कैंसिल करने से हमारी कैपिटल कम हो जाती है, राइट। जो भी हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी अब वो कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने शेयर्स को कैंसिल कर दिया, वो शेयर्स तो रहे नहीं कैपिटल का पार्ट। तो इसलिए कंपनी को यहाँ पर इन जो फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं, इनको बाद में री इशू भी करना पड़ता है, री इशू भी करना पड़ता है बेटा, ठीक है। तो अगर कंपनी को अपनी कैपिटल को वापस बढ़ाना है तो वो कंपनी उस जितने भी शेयर्स को इन्होंने फॉरफिट किया उसमें से कुछ शेयर्स या सारे शेयर्स री इशू करेगी। अब ये री इशू का मतलब क्या है, देखो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपके पास एक इन्वेस्टर था ए, जिसने आपको एप्लीकेशन मनी दी लेकिन अलॉटमेंट मनी नहीं दी। एप्लीकेशन मनी दे दी लेकिन अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो आपने क्या किया, इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। अब इसके पास मान लेते हैं कि 100 शेयर्स थे, आपने इसके शेयर्स को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। और क्योंकि इसने एप्लीकेशन पर पैसा दिया था, मान लेते हैं कि उसने एप्लीकेशन पर 3 रुपये दिए थे और अलॉटमेंट पर 2 रुपये देने से जो कि नहीं दिए, तो आपके पास इसके 100 शेयर्स के कितने पैसे आए थे बेटा, आपके पास इसके 100 शेयर के 300 रुपीज़ आए थे। 300 रुपीज़ आपको इसके रिसीव्ड हो गए थे बेटा, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, आपने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो अब आपके पास 300 रुपये तो आ चुके हैं, अब ये पैसे आपको उसको वापस नहीं करने, आपने उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया, फॉरफिट कर चुके हो। अब इसके पास शेयर्स नहीं है, लेकिन ये 300 रुपये भी अब आपके पास है, राइट, ये उसको आप वापस नहीं कर रहे। अब ये 300 रुपये होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कैपिटल बढ़ी हुई है, कैपिटल का पार्ट नहीं है बेटा। अब ये हमारे कैपिटल का पार्ट नहीं है, ये फॉरफिटेड अमाउंट है, राइट, ये फॉरफिटेड अमाउंट है। अब हम क्या करेंगे, ये जो भी हमारे 100 शेयर्स फॉरफिट करे थे हमने, हम इसको अब किसी और पर्सन, मान लेते हैं बी, हमने बी को ये री इशू कर दिए। बी को री इशू कर दिए का मतलब हमने बी से बोला कि भाई अब हमारे पास ये 100 शेयर्स पड़े हुए हैं जो कि पहले ए के पास थे, उसको हमने फॉरफिट कर लिया था किसी रीज़न से। अब हमारे पास वो 100 शेयर्स अवेलेबल है, अगर आपको लेना हो हमारी कंपनी के शेयर्स को तो हम आपको ये 100 शेयर्स इशू कर सकते हैं, या मे बी 100 शेयर्स नहीं, हम आपको इसमें से 50 शेयर्स इशू कर सकते हैं, 70 शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो लेकिन मैक्सिमम मैं 100 शेयर्स आपको इशू कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि ये किसी और को ये वाले शेयर्स दे दे, किसी और को वो शेयर्स इशू कर दे, उसे बोलते हैं री इशू करना बेटा, उसे बोलते हैं री इशू करना। अब क्या होता है, देखो जब हम लोग नॉर्मल तरीके से इशू करते हैं, जब हम लोग ओरिजिनल शेयर्स को इशू करते हैं तो हम इस पर कोई डिस्काउंट नहीं दे सकते, नो डिस्काउंट। यहाँ पर कोई डिस्काउंट आप अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दे सकते बेटा, आपको अलाउड नहीं है कंपनी एक्ट के तहत, ठीक है। तो कंपनी एक्ट आपको अलाउ नहीं करता कि आप किसी भी शेयर को बेचते समय उस पर डिस्काउंट रखें। लेकिन जब आप शेयर्स को री इशू कर रहे हो, जब आप किसी के कैंसल्ड शेयर को किसी और को दे रहे हो, तो आपके पास डिस्काउंट देने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप डिस्काउंट को अलाउ कर सकते हो बेटा, डिस्काउंट यहाँ पर आपके लिए अलाउड होता है,
ठीक है, तो एक बात ये समझ में आ गई, हम यहाँ पर डिस्काउंट तो नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट दे सकते हैं जब हम लोग उन्हीं शेयर्स को, जो शेयर्स कैंसिल किए थे, उनको हम लोग दोबारा किसी और को इशू कर रहे हैं, यानी री इशू कर रहे हैं। ठीक है, अब ये डिस्काउंट कितना दे सकते हैं ये बहुत मैटर करता है। हम इसी बात को अब समझेंगे कि हम कितना डिस्काउंट किसी को दे सकते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने शेयर्स को सस्ते में बेच रहा हूँ। अगर मेरा एक शेयर 5 रुपये का है बेटा, अगर मेरा एक शेयर 5 रुपये का है, तो मैं कहीं ना कहीं उसको या तो 4 रुपये में दे रहा हूँ, या फिर उस शेयर को मैं 3 रुपये में दे रहा हूँ, या उस शेयर को मैं 2 रुपये में दे रहा हूँ। तो इसका मतलब डिस्काउंट पर दे रहा हूँ। अब मैं कितने पर दे सकता हूं, मैं 4 रुपये पर दे सकता हूं, 3 रुपये पर दे सकता हूं, या 2 रुपये पर दे सकता हूं, ये मुझे देखना है, ये मुझे देखना है। और इसके लिए कुछ रूल्स भी हैं। क्या रूल है? बहुत ही सिंपल सा रूल है, आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? जितना पैसा आपके पास फॉर फीचर में पड़ा हुआ है, जितना पैसा आपके पास ऑलरेडी फॉर फीचर में है, आप इस अमाउंट में से ही डिस्काउंट दे सकते हो बेटा, इससे बाहर कहीं से और डिस्काउंट नहीं दे सकते, क्योंकि आपने ये शेयर्स फॉरफिट कर लिए थे, आपके पास ये एडिशनल पैसा आया हुआ है। आप चाहो तो इस पैसों को डिस्काउंट के रूप में एडजस्ट कर सकते हो। आप बी को बोल सकते हो कि भाई यहाँ पर ये जो मैं आपको शेयर दे रहा हूँ, एक्चुअल में तो ये 100 जो शेयर्स हैं ये 5 रुपये के हैं, यानी 500 रुपये के शेयर्स हैं, लेकिन मैं आपको ये शेयर्स 300 रुपये के डिस्काउंट कर करके सिर्फ 200 रुपये में दे सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको 200 रुपये में दे सकता हूँ। तो ये हमारा मिनिमम री इशू प्राइस हो जाएगा बेटा, ये हमारा मिनिमम री इशू प्राइस हो जाएगा। मतलब मैं इससे कम नहीं जा सकता, मैं इससे कम नहीं दे सकता उसको मेरे को कम से कम 200 रुपया तो लेना पड़ेगा। क्यों 200 रुपये लेना पड़ेगा? क्योंकि मेरे पास 300 रुपया ही है डिस्काउंट में देने के लिए, तो मैं इसको मैक्सिमम 300 रुपीज़ का डिस्काउंट दे सकता हूँ। हो सकता है कि आप इसको डिस्काउंट नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है आपको डिस्काउंट देना, तो आप 500 रुपये में भी शेयर्स को दे सकते हैं। हो सकता है कि ये जो 500 रुपये के आप शेयर्स बेच रहे हो, आप इस पर सिर्फ 100 रुपीज़ का डिस्काउंट देना चाहें, तो आप इसको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे करके 400 रुपये में शेयर्स को बेच सकते हो। लेकिन किसी भी सूरत में ये जो डिस्काउंट है, आपके इस फॉरफिटेड वैल्यू, जो आपके पास जो पैसा आपके पास फॉरफिट होकर के आया हुआ है, जो बचा हुआ है आपके पास, जो आपने जब्त कर लिया, इसी पैसे के अंदर ना देना है। या तो आप इस पूरे अमाउंट का डिस्काउंट दे सकते हो, या चाहे तो इससे कम दे सकते हो, और यार अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप डिस्काउंट ना दीजिए, आप री इशू उसको पूरे प्राइस पे करें, तो ये आपका गेन हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा आपका गेन हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, आई होप आपको ये बात डिटेल में समझ में आ गई होगी। बस बच्चे, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इसी बेसिस पर अब हमारा अगला क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है, determine the maximum permissible discount and minimum reissue price that a company can allow at the time of reissue of forfeited shares in the following cases। मतलब हमें यहाँ पर ये बताना है कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट अलाउड है और मिनिमम री इशू का प्राइस कंपनी कितना रख सकती है जब वो किसी भी फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करेगी। ठीक है, और उसके लिए उसने हमारे को 3 तरह की सिचुएशंस दी हैं। अब हम जरा पहले इन सिचुएशंस को समझ लेते हैं। देखो पहली सिचुएशन क्या कह रहा है। फर्स्ट, अ शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इशूड एट पार ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 वाज रिसीव्ड। क्या मतलब हुआ, इसको देखो बेटा। अब जरा इसको समराइज करके देखते हैं, बहुत ध्यान से समझना है आपको इसको। आपने बोला कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपने बोला कि आपके पास एक शेयर है जिसकी ओरिजिनल वैल्यू है 10 रुपीज़ की। ठीक है, इशूड एट पार, हमने इसको एट पार में इशू किया था। ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 वाज रिसीव्ड, तो जिस भी पर्सन ने इसको खरीदा था उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का 5 रुपये आपको दे दिया था, ये आपको पेड है बेटा। यानी बाकी का जो 5 रुपये है वो नॉट पेड है, ये उसने नहीं दिया, तो आपके पास कितना पैसा आ गया? आपके पास 5 रुपये आ गया। आपने फिर इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया बेटा। अब जब आपने इसके शेयर्स को फॉरफिट किया तो आपके पास शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना अमाउंट आ गया?
तो ये हमने अभी अभी रिसेंटली इस टॉपिक को समझा है बेटा। जितना भी पैसा आपको रिसीव हो चुका है वो आप फॉरफिट कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर फॉरफीचर में 5 रुपीज़ हैं बेटा, आपके पास इस अकाउंट में 5 रुपये हैं। तो अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया, हम इसमें से कितना डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम। तो हम लोग जब इन शेयर्स को री इशू करेंगे तो हम लोग जो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं बेटा वो 5 रुपीज़ का ही दे सकते हैं। इसी अमाउंट को हम लोग मैक्सिमम डिस्काउंट में डाल सकते हैं या इससे कम डाल सकते हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट पूछा है तो मैक्सिमम डिस्काउंट तो मेरा 5 ही रुपये हो सकता है। वो 0 भी हो सकता है, वो 1 रुपीज़ भी हो सकता है, वो 3 रुपीज़ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा मैक्सिमम 5 रुपये होगा। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम डिस्काउंट। तो अगर मैक्सिमम डिस्काउंट मेरा 5 रुपये है तो मेरा मिनिमम री इशू प्राइस क्या होगा बेटा। इस केस में मेरा मिनिमम कितने पे मुझे री इशू करना है भाई। अगर 10 रुपये का एक शेयर है और 5 रुपये का मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो मुझे कम से कम 5 रुपये पर इसको इशू करना पड़ेगा। कम से कम मुझे उससे 5 रुपये तो लेना ही लेना है जिसको मैं इसको री इशू कर रहा हूं। तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मैक्सिमम डिस्काउंट 5 रुपये दे सकते हैं और मैक्सिमम और मिनिमम जो री इशू प्राइस है वो हमारा 5 रुपीज़ होगा। तो ये हो गया बच्चे हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये केस समझ में आ गया। चलो एक सेकंड केस भी देखते हैं, इसका सेकंड सिचुएशन में भी समझ लेते हैं अब क्या बोल रहा है। सेकंड सिचुएशन में इसने मुझे बोला अ शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1। तो यहां पर अब सेकंड सिचुएशन में क्या बोल रहा है, 10 रुपीज़ का एक शेयर है जिस पर मैंने 1 रुपये का प्रीमियम भी चार्ज किया। चलो ठीक है, on which application and allotment money including premium of ₹5 was received। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, आपके पास 5 रुपए आए जिसमें 1 रुपीज का प्रीमियम भी था, तो फेस वैल्यू कितनी आई, यानी शेयर का पैसा कितना आया 4 रुपीज प्लस 1 रुपीज आया। अब आप मुझे बताओ, जब हम लोग इसके शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, यहाँ पर जब हम लोग इसके शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, क्यों फॉरफिट करेंगे, क्योंकि इसने बैलेंस जो 6 रुपीज़ है बेटा वो नहीं दिया होगा, तो मैं इसके शेयर्स को क्या कर रहा हूँ, मैं इसके शेयर्स को फॉरफिट कर रहा हूँ। तो जब मैं इसके शेयर्स को फॉरफिट करूँगा तो आप मुझे बताओ यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा। आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में सिर्फ फेस वैल्यू आती है बेटा, सिर्फ फेस वैल्यू, जितना मुझे रिसीव हो चुका है फेस वैल्यू का अमाउंट सिर्फ वो आता है, यानी यहाँ पर 4 रुपीज़ आ जाएगा। 4 रुपीज़ मुझे रिसीव हुआ, 1 रुपी जो मुझे प्रीमियम का रिसीव हुआ होगा मैं उसकी बात नहीं करता फॉरफीचर में, ये हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये जो 1 रुपीज़ मुझे प्रीमियम का मिला है मैं इसकी बात अब नहीं करूँगा। अगर ये नहीं मिला होता तब मैं इसकी बात करता, क्योंकि ये प्रीमियम का पैसा मुझे मिल गया है, मैं इसको फॉरफीचर की मैं बात ही नहीं करता। मैं तो बात कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ 4 रुपया शेयर के नाम पर मिला, 1 रुपया तो मेरा प्रीमियम था। ठीक है, तो 4 रुपीज़ मुझे यहाँ पर मिला है, तो मेरे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में सिर्फ 4 रुपये आए। अब क्योंकि आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट में सिर्फ 4 रुपीज़ हैं, तो आप मुझे बता सकते हो, ईजिली बता सकते हो कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं। यस, मैक्सिमम डिस्काउंट हम सिर्फ 4 रुपीज़ दे सकते हैं। जितना मैंने फॉरफिट किया, जितना मेरा फॉरफीचर अकाउंट में अमाउंट है, मैं सिर्फ उतना ही अपने री इशू के टाइम पर डिस्काउंट को दे सकता हूं। तो इसका मतलब जो मेरा मिनिमम री इशू प्राइस होगा बेटा, इस केस में वो कितना हो जाएगा, आपको कम से कम कितने पर उस शेयर को री इशू करना पड़ेगा। तो भाई अगर मैं सिर्फ 4 ही रुपए का डिस्काउंट दे सकता हूं 10 में से, तो मुझे कम से कम 6 रुपीज़ तो उससे चार्ज करने पड़ेंगे। तो मुझे यहाँ पर 6 रुपीज़ चार्ज करने पड़ेंगे। तभी तो मैंने बोला कि भाई 10 रुपये का शेयर है, मैं आपको 4 रुपये का डिस्काउंट दे सकता हूँ और आप कम से कम आपको 6 रुपये उस पर देने पड़ेंगे। आ गई बात समझ में, आप इस पर ये कर सकते हैं। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बेटा। चलिए अब थर्ड सिचुएशन देखें, अब जरा थर्ड सिचुएशन को भी समझते हैं उसमें क्या बोल रहा है। A share of ₹10 originally issued at par of ₹1 on which application and allotment money excluding premium of 5 was received। देखो अभी क्या बोला इसने, अब देखो यहां पर भी क्या हुआ, 10 रुपए का एक शेयर था, 1 रुपए का प्रीमियम है बेटा। अब यहां पर मुझे एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर 5 रुपए प्लस 1 रुपया मिला।
इसका मतलब ये है, यानी मैं अगर इस प्रीमियम को भूल भी जाऊं एक बार के लिए, अभी मुझे प्रीमियम का मतलब नहीं है, मुझे अदर देन प्रीमियम कितना मिला, अदर देन प्रीमियम मुझे 5 रुपये मिला। यही मेरा क्वेश्चन कहना चाह रहा है, यही तो मेरा क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज रिसीव्ड है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम के अलावा। तो प्रीमियम तो मेरा 1 रुपया मुझे मिला या नहीं मिला, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है अभी। अभी तो मुझे ये देखना है मुझे इस शेयर्स में कितने पैसे मिले, मुझे इसका 5 रुपया मिला। तो बस अब यहां पर भी सिचुएशन वही आ गई। यहां पर अब आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी इतना ही दे सकते हो जितना आपने फॉरफिट किया, यानी 5 रुपीज, और आप मिनिमम जो री इशू करोगे, मिनिमम री इशू प्राइस जो होगा यहां पर, वो भी कितना हो जाएगा बेटा, वो भी कितना हो जाएगा। अगर 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो 10 रुपए के शेयर पे, तो आपको 5 रुपए पे कम से कम इशू करना पड़ेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसके अलावा अलग से प्रीमियम चार्ज करना चाहते हो या कितना चार्ज करना चाहते हो, वो एक सारी बातें सेकेंडरी हैं। लेकिन मिनिमम आपको 5 रुपए उस पर चार्ज करने हैं, और उस 5 रुपए को फेस वैल्यू मानना है बेटा। इस 5 रुपए को फेस वैल्यू, यानी कम से कम 5 रुपए शेयर्स के नाम पर आपको वहां पर उससे लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 रुपए का उसको डिस्काउंट दे सकते हो इस केस में। क्लियर होगी बात? आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बस बच्चे, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब आपको कम से कम ये समझ में आ गया होगा कि मिनिमम परमिसेबल डिस्काउंट और मैक्सिमम रीइश्यू प्राइस हम किस तरह से निकालते हैं, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ गेन ऑन रेशियो। ट्रीटमेंट ऑफ गेन ऑन रेशियो बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं वो सब इसी के ऊपर आने वाले हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, हर एक में आपको री इशू के बाद कितना गेन हुआ उसको निकालना कंपलसरी है बेटा। तो चलिए पहले इसको समझते हैं ये होता क्या। देखो क्या हुआ। तो बच्चे अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर गेन की, गेन ऑन री इशू, री इशू पर गेन की बात कर रहे हैं। तो गेन ऑन री इशू का मतलब क्या है, जब मैं किसी भी फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करता हूं, तो वहां पर मुझे कितना फायदा हुआ उसे कहते हैं गेन ऑन री इशू। बड़ी सिंपल सी बात है। मान लो आपने 20 शेयर्स को फॉरफिट किया था, आपने फॉरफिट किया था 20 शेयर्स को, और इन 20 शेयर्स को फॉरफिट करने से आपके पास 500 रुपये आए। आपके पास जो फॉरफिटेड अमाउंट आ गया वो 500 था, यानी इन 20 शेयर्स वालों ने पहले आपको 500 रुपये दे रखे थे, जो कि अब आपने फॉरफिट कर दिए और इनके शेयर्स कैंसिल हो गए। अब आप क्या कर रहे हो, इन 20 शेयर्स को री इशू कर रहे हो। आपने इस 20 शेयर्स को क्या कर दिया, री इशू कर दिया, और री इशू करते समय आपने इनको 400 रुपीज़ का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया बेटा। आपने इनको 400 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। तो ये जो डिस्काउंट आपने इनको री इशू करते समय दिया, वो कहां से दिया, वो सर मैंने फॉरफिटेड शेयर के अमाउंट में से दिया। मैंने इस अमाउंट में से ये 400 रुपये डिस्काउंट के रूप में दे दिए। तो अब मेरे पास यहां पर क्या बच गया, मेरे पास यहां पर अभी भी 100 रुपया बच गया। ये मेरा गेन हो गया बेटा, ये मेरा गेन हो गया। अगली बात समझ में, गेन का मतलब क्या है कि जितना भी मैंने पैसा जब्त किया था, क्या मैंने उसमें से कोई डिस्काउंट दिया या नहीं दिया। अगर मैंने कोई डिस्काउंट दिया तो उस अमाउंट में से वो डिस्काउंट के वैल्यू को कम कर देंगे, क्योंकि मैंने डिस्काउंट के रूप में वहां पर दे दी। तो जो उसके बाद जो बच गया वो मेरा गेन होता है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसको हमें करना कैसे है, अब हमें इसको समझना कैसे है, अकाउंटिंग की भाषा में इसको टेक्निकली हमें कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, उसको जरा समझ लो। देखो अब मुझे यहां पर क्या निकालना है, मुझे निकालना है गेन ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। मुझे ये निकालना है बेटा कि कितना गेन होगा मेरा री इशू ऑफ शेयर्स में। तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है बेटा, इस फॉर्मूला को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये फॉर्मूला अब आपके आने वाले सारे क्वेश्चंस में यूज होना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को भी समझ ले। तो इसका क्या फॉर्मूला है, यहां पर आपको लिखना है अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिट करने से जो हमारे पास अमाउंट आया था, उस अमाउंट को यूज करेंगे यहां पर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड अपॉन में
नंबर ऑफ शेयर्स forfeited, number of shares forfeited minus reissue discount। बस इस फॉर्मूला को याद कर लो बेटा, ये फॉर्मूला होता है हमारा री इशू ऑफ शेयर्स के गेन को निकालने का। ठीक है, तो पहले इतनी बात समझते हैं। अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर का मतलब क्या है? जब आपने शेयर्स को फॉरफिट किया होगा तो कितना अमाउंट आपके पास आया, तो यहीं पर इसी एग्जांपल को देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर मेरा इस केस में कितना था बेटा? 500 रुपीज। इसमें से मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर्स को री इशू कर दिया? मैंने 20 शेयर्स को री इशू कर दिया। मैंने शेयर्स कितने फॉरफिट किए थे? मैंने 20 शेयर्स फॉरफिट किए थे। माइनस मैंने डिस्काउंट कितना दिया? मैंने 400 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। देखिए वही सारी बातें लिखी है मैंने बिल्कुल वही सारी बातें लिखी हैं, और मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? गेन ऑन रेशियो ऑफ शेयर्स। तो आप मुझे बताओ, आप जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो बताओ क्या आ जाएगा। आप खुद ही देख लो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, खुद ही देख लो यहाँ पर क्या आ जाएगा। ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ पर 500 माइनस 400 100, तो 100 रुपीज़ का मेरे पास यहाँ पर गेन आ जाएगा। 100 रुपीज़ का मेरे पास गेन आ जाएगा। और इस गेन को अब मैं कहाँ पर डालूंगा बेटा? इस गेन को मैं कैपिटल रिजर्व में डालता हूँ बेटा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हम इसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अभी ये अमाउंट कहाँ पड़ा हुआ है? अभी ये अमाउंट हमारे फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा हुआ है, फॉरफीचर शेयर अकाउंट में पड़ा हुआ है। ठीक है, और वहां से हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व को। कब ट्रांसफर कर देंगे? जब हम लोग इन सारे शेयर्स को रीइशू कर देंगे, तो मैं बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकता हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इसके बेसिस पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारी बुक में दे रखा है। देखो अब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अब आपको। What amount of gain on reissue will be transferred to capital reserve under following situation? तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हम यहां पर कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे गेन का, रीइशू के गेन का कितना अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। किस केस में? इन दो केसेस में, अलग अलग दो केसेस हमें सिचुएशंस दे रखी हैं। इन दोनों सिचुएशंस में हमें बताना है कि जितना भी री इशू पर गेन आया उसमें से कितना ट्रांसफर करेंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। चलिए देखिए फर्स्ट केस क्या है। 3000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ऑफ राकेश वर फॉरफिटेड बाय क्रेडिटिंग ₹5000 टू फॉरफीचर शेयर अकाउंट। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई हमने 3000 शेयर्स, चलो लिखते हैं इसको साथ साथ। हमने बोला कि हमने यहां पर 3000 शेयर्स जो कि राकेश के पास थे उनको क्या कर दिया? फॉरफिटेड। हमने उसको फॉरफिट कर दिया बेटा। 3000 शेयर्स वर फॉरफिटेड, और इस फॉरफीचर को करने से, इस फॉरफिट को करने से हमारे फॉरफीचर शेयर अकाउंट में कितना पैसा आ गया? 5000 रुपीज़ आ गया। तो इसको फॉरफिट किया, इसका मतलब मेरे पास इन लोगों का 5000 रुपया फेस वैल्यू के रूप में, कैपिटल के रूप में आया हुआ था बेटा, जो कि मैंने अब क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। तो ये 5000 रुपये मैंने फॉरफिट किया इनका। पहली बात तो ये बताई क्वेश्चन ने। अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन, आउट ऑफ दिस 1800 शेयर्स वर री इशूड। अब यहां पर ये जो 3000 शेयर्स थे बेटा, इन 3000 शेयर्स में से मैंने 1800 शेयर्स को क्या कर दिया? रीइशू कर दिया बेटा। 1800 शेयर्स को रीइशू कर दिया मोहन को रीइशू किया। यहां पर देखो बेटा क्वेश्चन, यहां पर मैंने मोहन को इशू किया कितने में? 9 रुपए में। 9 रुपीज एज फुल्ली पेड अप। 9 रुपीज फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है कि मैंने मोहन को जो शेयर दिए वो 9 रुपए के हिसाब से दिए, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू फुल्ली पेड अप है। इसका मतलब मैं ये मान रहा हूं कि उसने पूरा का पूरा पैसा अपने शेयर का दे दिया, लेकिन हमने लिए सिर्फ 9 रुपए, जबकि शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ के शेयर के लिए उसने मुझे कितना दिया? 9 रुपीज़। यानी मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर उसको डिस्काउंट दिया बेटा। ठीक है,
तो री इशूड एट ₹9 फुल्ली पेड अप का मतलब क्या हुआ? फुल्ली पेड अप का मतलब हुआ कि उसने 10 रुपीज के शेयर को ही लिया है, लेकिन रुपए दिए हैं मुझे सिर्फ 9। ठीक है, तो हमने उसको 1 रुपए का यहां पर डिस्काउंट दिया, यहां पर साफ नजर आ रहा है। अब आपको यह बताना है कि ऐसी कंडीशन में आपने जब 1800 शेयर्स को यहां पर आपने री इशू किया है, तो आपके पास री इशू का गेन कितना है जो कि आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, यही आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर देखते हैं, तो हम लोग यहां पर क्या निकाल रहे हैं? गेन ऑन री इशू। गेन ऑन री इशू का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया था, क्या होता है एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अमाउंट फॉरफिटेड, जितना भी अमाउंट मैंने फॉरफिट किया है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड माइनस रीइशू डिस्काउंट। ये हमारा फॉर्मूला है बेटा। बस अब इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो हमारे पास अमाउंट कितना आया फॉरफिट होकर के, क्वेश्चन ने बताया हुआ है 5000 रुपीज आया, 5000 रुपए हमारे पास फॉरफिटेड अमाउंट आया। अब हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स को री इशू कर रहे हैं? हम 1800 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं, 1800 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। और हमने फॉरफिट कितने किए हुए हैं बेटा शेयर्स? हमने 3000 शेयर्स को यहां पर फॉरफिट किया हुआ है, राइट। माइनस, अब हम यहां पर री इशू करते समय कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो देखो बेटा ध्यान से समझना है, हम यहां पर आपको, आप फुल्ली पेड अप की बात कर रहे हो। फुल्ली पेड अप का मतलब है फुल फेस वैल्यू, इसका मतलब होता है फुल फेस वैल्यू। और पूरा फेस वैल्यू कितना है मेरा शेयर का? 10 रुपीज। क्वेश्चन ने बताया आपको 10 रुपए का एक शेयर है, तो आप 10 रुपए के शेयर को कितने में इशू कर रहे हो? 9 रुपए में इशू कर रहे हो। यानी आप क्या कर रहे हो? हर शेयर पर 1 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हो। एक शेयर जो 10 रुपए का है उसको आप 9 रुपए में दे रहे हो, यानी आप एक शेयर पर 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। और टोटल कितने शेयर्स आपने रीइशू किए? 1800 शेयर्स को रीइशू किया। तो 1800 शेयर्स पर हर शेयर पर 1 रुपए का डिस्काउंट हुआ, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 1800 का डिस्काउंट हो गया। 1800 शेयर्स हैं, तो अगर एक शेयर पर 1 रुपए का ही तो डिस्काउंट है, तो 1800 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो बेटा, क्या आ जाएगा? तो ये हो गया बेटा हमारे पास 3000 माइनस 1800, 3000। ये आप जैसे मर्जी आप करो। अब आपको ये कैलकुलेशन करनी आती है, ये इक्वेशन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, सबका अपना अपना मेथड हो सकता है बेटा। ठीक है, मैं किसी तरीके से कर सकता हूँ, आप किसी तरीके से कर सकते हो। तो आपको कुल मिलाकर के इस मैथ्स को सॉल्व करना है। तो आपके पास यहाँ आ गया 3000 माइनस 1800, तो कुल मिलाकर के 1200 रुपये, 1200 रुपीज़ आपका गेन ऑन रेशियो होगा बेटा। 1200 रुपीज़ आपका गेन ऑन इशू होगा इस केस में। तो आई होप आपको ये वाला पहला वाला केस समझ में आ गया बेटा। ये फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए सेकंड केस को पढ़ेंगे अब इसके बाद, और सेकंड केस को सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए, तो देखिए सेकंड पार्ट में बेटा क्या बोला है। सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन को पहले समझना होगा। Z Limited forfeited 20 shares of ₹100 each, ₹60 कॉल्ड अप। इसका मतलब क्या है? 100 रुपए का एक शेयर है जिसमें 60 रुपीज ही कॉल्ड अप हुए हैं। तो चलो हमारे पास 100 रुपीज का एक शेयर है जिसमें से अभी तक 60 रुपीज ही कॉल्ड अप हुए हैं। तो बाकी के जो 40 रुपीज हैं, ये क्या है बेटा मेरे लिए? ये नॉट कॉल्ड है, ये मैंने अभी तक कॉल ही नहीं की। एक तो बात ये समझ में आई। और हमें ये बताया इस क्वेश्चन ने कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया है? 20 शेयर्स, हमने 20 शेयर्स बेटा फॉरफिट किए हैं, फॉरफिटेड 20 शेयर्स को हमने यहां पर फॉरफिट करा है बेटा। ठीक, इसके बाद देखो क्या क्वेश्चन बोलता है। issued at par to शिव on which he paid ₹20 per share। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमने ये शेयर जब शिव को दिए थे तो उसने
इस पर अभी तक सिर्फ 20 ही रुपये दिए थे हमारे पास, तो हमारे पास इसके सिर्फ 20 रुपीज़ आए थे। बाकी के बचे हुए कितने पैसे हो गए बेटा, बाकी का अमाउंट कितना हो गया, बाकी का अमाउंट हो गया 40। आपको टोटल 100 करना था, 40 तो कॉल्ड अप ही नहीं हुआ, 60 का कॉल किया था जिसमें से 40 उसने नहीं दिए होंगे और 20 दे दिए होंगे, और हमने इसके शेयर्स को क्या कर दिया होगा, फॉरफिट। तो ये 20 शेयर्स हमने इस तरह से फॉरफिट करे, राइट, इस तरह से हमने इसके शेयर्स को फॉरफिट किया। अब आउट ऑफ दिस 15 शेयर्स वर री इशूड टू राजेश। अब इसमें से, इस 20 में से हमने 15 शेयर्स को क्या कर दिया, री इशूड एट कितने पर किया, अब ये भी पढ़ लेते हैं, कितने पर हमने इसको किया, टू राजेश एज 60 पेड अप फॉर ₹45 पर शेयर। हमने इसको ₹45 में, 45 रुपीज़ में इशू कर दिया, और पेडअप कितना है, 65, सॉरी 65 नहीं 60 पेडअप है बेटा, क्वेश्चन में 60 पेडअप है, तो आपको 60 रुपीज़ पेडअप है, यहाँ पर 60 रुपीज़ आपका पेडअप मान लेंगे हम, लेकिन उसके बदले में आप हमें कितना दे रहे हो, सिर्फ 45 दे रहे हो। बाकी के 40 रुपये तो जब हम लोग सबसे मांगेंगे तब आपसे भी मांगेंगे, तब आप हमें देना। अभी के लिए आपका ये 60 रुपये कंसीडर हो जाएगा, जिसके लिए आपको पे कितना करना पड़ेगा, अभी सिर्फ 45, यानी हम इसको एक डिस्काउंट दे रहे हैं 15 रुपीज़ का, हम 15 रुपये का इसको डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं पर शेयर बेटा। इसका मतलब ये हो गया, क्लियर हो गई ये बात क्लियर हो गई। बस अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ये करना है कि ये बताना है कि अब कितना अमाउंट हम लोग कैपिटल रिजर्व में डालेंगे फॉरफिटेड शेयर अमाउंट का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपने शेयर जो फॉरफिट किए थे तो कितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया। तो यहाँ पर हमारे पास फॉरफिटेड अमाउंट कितना आ गया बेटा, तो फॉरफिटेड अमाउंट कितना आ गया, 20 शेयर्स का आपको 20 रुपीज़ मिला था बेटा, 20 शेयर्स का आपको 20 रुपीज़ मिला था, यानी 400 रुपीज़ का अमाउंट आपने फॉरफिट किया हुआ इस शेयर में, राइट। 20 रुपीज़ आपने 20 शेयर्स पर फॉरफिट किए, तो ये आपका फॉरफिटेड अमाउंट है, क्योंकि इतना ही पैसा उसने आपको दिया था जो आपने फॉरफिट कर लिया। ये क्लियर होगी बात। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसको री इशू कर रहे हैं, कितने शेयर्स को, 15 शेयर्स को। 15 शेयर्स को आप 45 रुपीज़ में री इशू कर रहे हो बेटा, और उसमें डिस्काउंट दे रहे हो 15 रुपये का। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमें सिंपल सा क्या करना है, अपने फॉर्मूला को यूज़ करना है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेटा गेन ऑन री इशू। हमारे पास कितना री इशू करते समय गेन हो गया, और उसका फॉर्मूला हमने पता था, हमारा क्या फॉर्मूला उसमें, फॉरफिटेड अमाउंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड माइनस री इशू डिस्काउंट, यही हमारा फॉर्मूला है। अब तो याद हो गया होगा बेटा आप लोगों को। तो बस अब आप इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। फॉरफिटेड अमाउंट कितना है हमारा, 400 रुपीज़ का। नंबर ऑफ शेयर्स कितने री इशू कर रहे हैं हम लोग, 15 शेयर्स री इशू कर रहे हैं। कितने शेयर्स को हमने फॉरफिट किया हुआ है, 20 शेयर्स को फॉरफिट किया हुआ है, माइनस हमने टोटल डिस्काउंट कितना दिया है बेटा। अब हमने टोटल डिस्काउंट कितना दिया है, देखो हमने 15 रुपये का डिस्काउंट दिया है एक शेयर पर, राइट। एक शेयर पर हमने 15 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो टोटल कितने शेयर्स हैं, 15 शेयर्स हैं। तो यानी 15 इंटू 15 दैट इज 225 रुपीज़ का आपने टोटल डिस्काउंट दिया। भाई एक शेयर पर 15 रुपीज़ का डिस्काउंट है, टोटल 15 शेयर्स हैं, तो 15 इंटू 15 कर देंगे, 225 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। बस अब इसको सॉल्व कर दो, छोटा सा मैथ्स है, इस मैथ्स को आप सॉल्व कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा, चलिए तो ये आ गया इस तरह से, और ये हो गया 300 माइनस 225 दैट इज 75। बस बच्चे यही हमारा आंसर है। यानी इसमें जो हमारे को गेन हुआ है रेशियो पे वो कितना हुआ है, 75। बाकी का अमाउंट तो हमने डिस्काउंट में दे दिया। हमारे पास 400 रुपया था, 400 रुपये में से हमने 225 रुपये का डिस्काउंट दिया, और
कैपिटल रिजर्व में हम 75 रुपीज़ डाल रहे हैं बेटा, कैपिटल रिजर्व में 75। बाकी का जो अमाउंट है बेटा उसका क्या हुआ, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे पास टोटल 400 रुपया था, हमारे पास टोटल 400 रुपया था। उस 400 रुपये में से हमने 225 रुपये का तो डिस्काउंट दे दिया, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ मैं आपको। 400 रुपीज़ का हमारे पास अमाउंट था जो हमने फॉरफिट किया था, उसमें 225 रुपीज़ हमने क्या कर दिया, 225 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट दे दिया। जो बैलेंस बच गया उस बैलेंस में से सिर्फ 75 रुपीज़ ही हम लोग अपने कैपिटल रिजर्व में गेन के रूप में ट्रांसफर कर रहे हैं, बाकी का अमाउंट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अभी मैंने पूरे शेयर्स को रीइशू नहीं किया है। मैंने टोटल 20 शेयर्स को फॉरफिट किया था मैंने, लेकिन रीइशू 15 शेयर्स को किया। तो वो जो 5 शेयर का पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वो जो 5 शेयर्स का मेरे पास 20 रुपये पड़ा हुआ है, 100 रुपये, वो 100 रुपीज़ अभी भी मेरे फॉरफिटेड अमाउंट में पड़ा रहेगा, अभी भी मेरे पास फॉरफिटेड अमाउंट में पड़ा रहेगा। तो ये जो 15 शेयर्स का 300 रुपये बनता था, मैं उसी में से ही डिस्काउंट दे सकता हूँ, और बाकी का पैसा मेरा अभी भी फॉरफिटेड अमाउंट में है। सिर्फ 75 रुपीज़ का मुझे इन 15 शेयर्स पर गेन हुआ है। आई होप आपको अब ज़्यादा क्लियर हुआ होगा, राइट। तो चलिए बस बच्चे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हम लोग खत्म करते हैं, और यहाँ पर इस वीडियो को भी यहीं पे स्टॉप करेंगे बेटा। नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जहाँ पर फॉरफीचर एंड रीइशू को हम लोग क्लब कर करके समझेंगे। अब यहाँ पर असली क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपको डिटेल में समझने होंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इनको शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप इस तरह के क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो, फिर से समझ लो, प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू वेरी मच।